हेलो फ्रेंड्स, बीइंग आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान और अपनी पढ़ाई जो भी पढ़ाई आपकी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं ऋतिक उपल आज आपके सामने वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द अमेरिकन रेवोल्यूशन लेके अपने पहले वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, तो आज जानने का प्रयास करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये लेक्चर 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इस लेक्चर में हम कॉजेस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन तक देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या अंतर था। ठीक है, तो देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक पार्ट था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो सभी जो भी उस समय रेवोल्यूशनरी थे उनका यही मोटिव था कि हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, कहाँ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बस इतना सा मोटिव था। लेकिन 1775 आते आते ये मोटिव चेंज हो गया, किसमें, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, वो ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों को लेके, जैसे कि उन्होंने भारत में थी वैसे ही अमेरिका में थी, तो जिस कारण उनका माइंडसेट चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। 1450 सेंचुरी में इस्लाम के उदय के साथ अरब कंट्रीज में इस्लामीकरण स्टार्ट हो गया। इस्लामीकरण के स्टार्ट होते ही यूरोप और एशिया का मध्य में जो अरब कंट्री का मार्ग था उससे उनका कट हो जाता है, जिस वजह से यूरोपियंस कंट्री एक नया मार्ग, एक समुद्री मार्ग तलाशने के लिए अपने अपने नाविकों को भारत की खोज के लिए रवाना करते हैं। अब भारत की खोज के लिए रवाना होते हैं, इसी बीच स्पेन के एक नाविक जिनका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था 1490 में निकलते हैं स्पेन से, और 1492 में वो इंडिया की जगह एक नए कंट्री कहाँ पे पहुँचते हैं, अमेरिका में पहुँचते हैं। और वो उसका नाम क्या रखते हैं, वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वो इंडिया के लिए निकले थे, वो जाते पश्चिम में, तो क्या नाम रखते हैं, वेस्ट इंडीज़, एक नई दुनिया। ठीक है, अब धीरे धीरे यूरोप की और भी देश यहाँ पे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, और 16 और 17 सेंचुरी आते आते अमेरिकन कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से कॉलोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले से भी जो लोग रहते हैं वो रेड इंडियंस होते हैं, यहाँ के नेटिव लोग, यहाँ के ट्राइबल लोग। ठीक है, उनको हम लोग रेड इंडियंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये युद्ध था किसके बीच। ये युद्ध 2 तरफ से था। एक तरफ से पैट्रियट और फ्रेंच एम्पायर, और उनके खिलाफ किसके खिलाफ था, इंग्लिश और लॉयलिस्ट के खिलाफ। पैट्रियट्स कौन थे, वो अमेरिकन जो ब्रिटिश से आज़ादी चाहते हैं, उनका साथ कौन दे रहा था, फ्रेंच एम्पायर। ठीक है, और युद्ध किसके साथ, इंग्लैंड आपको पता है, और लॉयलिस्ट वो लोग जो ब्रिटिश से आज़ादी नहीं चाहते, ब्रिटिश के साथ में। ठीक है, अब कॉलोनिस्ट कौन थे, कॉलोनिस्ट वो लोग थे जो भी लोग ब्रिटिश कॉलोनी में रहते हैं अमेरिका में, उन्हें क्या बोला जाता था, कॉलोनिस्ट। ठीक है, अब रेड इंडियंस वहाँ के नेटिव लोग, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ रेड इंडियंस की फ़ोटोज़ हैं, देखिएगा। ये लोग को रेड इंडियंस क्यों कहते हैं, हो सकता है शायद चेहरा लाल दिखता है इस वजह से। ठीक है, ये देखिएगा, ये कुछ इस तरीके की हट्स में रहते थे, और ये रेड इंडियन फैमिली है। ये वहाँ के ट्राइबल लोग, मेनली जो मिडिल ऑफ अमेरिका है कॉन्टिनेंट, उसमें ये रेड इंडियंस ही रहते थे। ये हज़ारों साल पहले से ही वहाँ पे रह रहे थे, अब से नहीं रह रहे थे, ये वहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, देखिए अगले का 1670, ये है 17 सेंचुरी का अमेरिका। तीनों कंट्रीज़ ने, मेनली 3 कंट्रीज़ ने कॉलोनाइज़ कर रखा है। देखिए मिडिल में कौन है, फ्रांस है, और ईस्ट में कौन है, ब्रिटिश है, और ये साउथ में कौन है, स्पेन है। आपको लग रहा होगा कि फ्रांस का आधिपत्य ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा भूभाग है। हाँ, लेकिन ये औपचारिक रूप से था, फ्रांस ने घोषणा कर रखी थी, लेकिन मेनली जो फ्रांस है वो यहाँ मिसिसिपी रिवर, जो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको बीच में से जाती हुई दिख रही होगी, तो यहीं पे फ्रांस के मेन आर्मी और फ्रांस के पीपल थे जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन से व्यापार करते थे। ठीक है, तो इनका औचित्य क्या था, इनका उद्देश्य, इनका ओनली वन गोल था कि अपनी अपनी मदर कंट्री को डेवलप करना, यहाँ से पैसा ले जाना, यहाँ के संसाधन ले जाके जुटा के, और अपनी अपनी मदर कंट्री तक पहुँचाना। बस केवल ओनली यही उद्देश्य था, और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, ये यहाँ कोई भी तरक्की नहीं करना चाहते थे, कुछ भी नहीं करना चाहते थे। जितने भी देशों में ब्रिटेन फ्रांस ने कॉलोनाइजेशन किया, उनका केवल यही मोटिव था। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये देखिए,
ये 13 कॉलोनीज़ हैं जो कि ये ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज़ है। न्यू हेमिस्फीयर, मैसाचुसेट्स, आपको सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 मेन याद कर सकते हैं, जैसे ये न्यूयॉर्क, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड। ये आगे चल के अमेरिका के स्टेट बन चुके हैं, ठीक है। जॉर्जिया, ये सब आगे जाके अमेरिका के स्टेट बन जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन के मेनली 3 कॉज थे। सबसे पहला कॉज था सोशल कॉज, दूसरा कॉज था पॉलिटिकल कॉज और तीसरा कॉज था इकोनॉमिकल कॉज, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसका, सोशल कॉज को जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अब देखिए यूरोप में क्या था कि मिडिवल टाइम में यूरोप में क्रिश्चियनिटी दो भागों में विभाजित हो गई थी, 2 पार्ट्स में क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई थी। पहला क्या था, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट में डिवाइड हो गई थी, ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियनिटी 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट वो थे जो क्रिश्चियनिटी की रूढ़िवादिता चर्च के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब अमेरिका की खोज हो गई तो ये जाके यूरोप से कहाँ पे बच गए, अमेरिका में। अब ये अमेरिका में बच गए, इन्होंने कहा यहाँ पे छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ पे हम आराम से रहेंगे, कोई कानून नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नया का देश है, ठीक है। लेकिन अब इनकी संभावना से उल्टा हुआ, ठीक है। ब्रिटेन ने इसको भी कॉलोनाइज कर लिया और यहाँ पे भी रूल इम्पोज करना स्टार्ट कर दिए। दूसरी चीज़ क्या हुई, 1570 सेंचुरी में काफ़ी लिबरल थॉट्स प्रसारित होने लगे, काफ़ी सारे विचारकों का जन्म हुआ, अलग अलग विचारकों, उन्होंने अपने अपने लिबरल थॉट्स दिए। उनमें से कुछ जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, मॉन्टेस्क्यू, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन है। जॉन लॉक का एक बहुत ही फेमस कथन है, पावर कम्स फ्रॉम पीपल। तो उनका मानना था कि राजा पावर का केवल एकाधिकारी नहीं होता, कोई भी अथॉरिटेरियन एकाधिकारी पावर का नहीं होता, पावर जनता से आती है, जनता की। वो लिबरलिज्म के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म। कौन, जॉन लॉक, ठीक है। अब 7 ईयर वॉर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 7 ईयर वॉर ये भी एक प्रमुख कारणों में से एक था। 1754 से 1763 तक ये चलता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पूरी दुनिया में कम से कम 5 कॉन्टिनेंट में अपनी अपनी अलग अलग कॉलोनीज़ के विषय में इनके बीच जंग चली हुई कि मेरी कॉलोनी ज़्यादा हो जाए, तुम्हारी कॉलोनी ज़्यादा हो जाए। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये युद्ध होता है, ठीक है। इंडिया में इसको थर्ड कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। अंत में क्या होता है, 1763 में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ता है और काफ़ी सारा अपना जो लैंड है वो खोना पड़ता है, और फ्रांस हारता है। तो उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन होती है, पेरिस साइन, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, और फ्रांस पीछे हटना पड़ता है अमेरिका से, जिस वजह से फ्रांस थोड़ा सा, अब देखिए किसी का भी लैंड जाता है तो वो खिसिया जाता है, तो उसके दिमाग में भी थोड़ा सा फीलिंग आती है। तो वो क्या करता है, यहाँ के नेटिव अमेरिकन्स का साथ देता है और अमेरिकन का साथ देता है, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किसका साथ देता है, फ्रांस, हमने पहले जाना था, पैट्रियट अमेरिकन्स का, ठीक है। अब पॉलिटिकल कॉज के बारे में जाते हैं। पॉलिटिकल कॉज था ये था कि देखिए यहाँ पर अमेरिका में ब्रिटिश का जो था गवर्नर होता था, गवर्नर के पास कौन सा अधिकार था, गवर्नर के पास वीटो शक्ति थी। यहाँ का लेजिस्लेचर तो अपना था, कॉलोनीज़ का अपना लेजिस्लेचर था, लेकिन लेजिस्लेचर के ऊपर कौन था, गवर्नर। गवर्नर के पास वीटो पावर थी। गवर्नर कहाँ से चुन के आता था, ब्रिटिश क्राउन द्वारा, जिस कारण अमेरिका की जनता की ये मांग थी, जब आप गवर्नर चुन के वहाँ से भेज रहे हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे होना चाहिए कि भाई हमारे लोग होंगे तो वो चुन के भेजेंगे, चलो हमें स्वीकार है गवर्नर। अब आप हम पे कानून बनाए जा रहे हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ख़राब बात है ना। तो ये पॉलिटिकल कॉज था, जिस वजह से अमेरिका की जनता काफ़ी ज़्यादा क्रोध में थी ब्रिटिश के खिलाफ। अब आते हैं इकोनॉमिकल कॉज। मेनली इकोनॉमिकल कॉज मेन थे। इकोनॉमिकल कॉज में ब्रिटेन और फ्रांस जब 7 ईयर वॉर के बाद हटते हैं 1763 में, तो उन दोनों को इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अब अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए ब्रिटेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। उस समय ब्रिटेन के राजा भी किंग जॉर्ज थर्ड होते हैं। वो एक चीज़ सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि इसी कॉलोनी में हमारी लड़ाई हुई है, मेनली अमेरिका में फ्रांस को हमने हराया है, तो हम लोग जो टैक्स जो लेंगे वो इन्हीं कॉलोनी से लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कई सारे लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इम्पोज किए जाते हैं अमेरिका में।
उनमें से कुछ रो मैंने लिखे हैं। जैसे 1651 का रूल आया डेट ओनली ब्रिटिश शिप यूज़, कि जितना भी ट्रेड होगा अमेरिका के द्वारा उसमें जो शिप्स यूज़ की जाएंगी वो ब्रिटिश शिप्स होंगी केवल। ठीक है। दूसरा रॉ केस कब आया? 1660 में, जिसमें टोबैको, कॉटन, नाइल केवल कहाँ एक्सपोर्ट की जाएंगी, कहाँ पे? ब्रिटेन को। तो केवल ब्रिटेन को एक्सपोर्ट की जाएंगी। उस समय आपको पता है कि ब्रिटेन में कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तो भर भर के यहाँ से कच्चा माल जाएगा और भर भर के वहाँ से इंडस्ट्रियों से पक्का माल आएगा और वो जाके वापस अमेरिका में बिकेगा। अमेरिका के लोगों का खून पसीना लिया जाएगा, ऐसा समझ लो। फिर 1663 में एक नया लॉ आया कि जितनी भी ट्रेड शिप्स निकलेंगी अमेरिका से वो लंदन होके जाएंगी, लंदन में टैक्स कटाएंगी और उसके बाद ही कहीं जाएंगी। इससे क्या हुआ, अमेरिकी बिजनेसमैन पे काफ़ी ज़्यादा दबाव आ चुका था कि अब उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा था। ये भी एक कारण था। ठीक है। और आपको पता है कि अमेरिका के लीडर कौन थे उस समय? कमांडर जॉर्ज। ये पूरी लड़ाई जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लड़ी जाती है। हम आगे उसकी बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा, पार्ट 2 इसका। हो सकता है पार्ट 3 भी आए, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी ही अपलोड होगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऋतिक यू 2462 पे, इंस्टाग्राम पे, करंट अफेयर्स और मेरे लेक्चर्स की अपडेट पाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।